जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार की हमारी चौथी क्लास है, वर्णमाला की चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासें कंप्लीट की है और उनके अंदर जाना है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। हमने स्वरों को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब इससे पहले की जो क्लासें वो आप अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। तो वो क्लासें देखने के बाद ये क्लास आपको देखनी जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। पहले की क्लासों में हमने स्वर कंप्लीट किया था और लास्ट में हमने छोड़ा था कि व्यंजन क्या होते हैं, यानी वर्णों का दूसरा भेद स्वर पहले हमने कंप्लीट किए और आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों को पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा व्यंजन। चलो लिखिएगा व्यंजन। पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन। आपको कहना है सर व्यंजन कल बताया था। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई? कैसे लेकर के है तक, जिनके नीचे क्या लगा हुआ होना चाहिए? हलंत चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए, है ना। क्या है ये हलंत चिन्ह? आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे व्यंजन की, है ना। परिभाषा क्या कहती है व्यंजन की? चलिए, परिभाषा कि इन वर्णों का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ आपको अभी लिखने का काम करना है और इसके बाद हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं ना। इन वर्णों का उच्चारण, किन वर्णों का? व्यंजनों की बात कर रहे हैं भाई। इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से भाई? स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है। ध्यान देना, इनके उच्चारण में, किनके? व्यंजनों के उच्चारण की बात कर रहे हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली वायु में, इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में घर्षण होता है। क्या होता है भाई? घर्षण। घर्षण का मतलब जानते हो ना? अभी जान जाओगे भाई। घर्षण होता है तथा आंतरिक व बाह्य बल लगता है। क्या लगता है भाई? बल लगता है। 1-2 लाइन और लिखो फिर हम समझते हैं। आंतरिक व बाह्य बल लगता है। और लिखना ये, यानी व्यंजनों की बात कर रहे हैं, ये प्राधीन, ये क्या कहलाते हैं भाई? प्राधीन वर्ण कहलाते हैं। ये प्राधीन वर्ण कहलाते हैं। और एक लाइन और लिख लेना, व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो आपको कहना है सर व्यंजनों को हल कहा जाता है। यानी स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। हल कहा जाता है। चलो, अब हम क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। अब लिखना विखना छोड़ दो और सीधा क्या करो? बोर्ड पे आ जाओ, समझो। हम वर्णों का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, व्यंजन। स्वर कंप्लीट किए, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। और व्यंजन हमारे कैसे लेकर के है तक। आपको कहना है सर इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। आपको कहना सर किन वर्णों का उच्चारण? अरे स्वरों को तो कंप्लीट कर लिया, हम बात कर रहे हैं व्यंजन वर्णों की, है ना। यानी व्यंजनों का उच्चारण
स्वरों की सहायता से किया जाता है। आप कहेंगे सर स्वर कौन से, जो हमने पढ़े हैं, बिल्कुल उनकी सहायता से इनका क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा क, क्या कहा, क का उच्चारण करो, या फिर मैंने कह दिया क का लंबा उच्चारण करो, तो आप कहेंगे सर क का लंबा उच्चारण करने के लिए हमें कहना पड़ेगा क। बताओ क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी स्वरों का आप लंबा उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आ, आप कहेंगे सर आ मैंने लंबा उच्चारण कर दिया, ई लंबा उच्चारण कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आप एक काम करो, च का लंबा उच्चारण करो, आप कहेंगे सर च किसको लेके आ रहे हो, ए को लेकर के आ रहे हो, है ना। तो आपको कहना है सर इनके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर है मेरी बात? क्या लिखा हुआ है, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। और आगे लिखा है इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में घर्षण होता है। बिल्कुल घर्षण होता है। देखो आप स्वरों का उच्चारण करो, ए आ ई, यानी मुख में से वायु जो है वो सीधी की सीधी बाहर आ रही, किसी भी प्रकार का कोई घर्षण नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कहा कैसे लेकर के है तक किसी भी वर्ण का आप उच्चारण करो, आप कहेंगे सर क, ख, च, ट, प, त, यानी मुख के अंग कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल टकरा रहे हैं। और जहां पे टकराहट होती है वहां पे घर्षण होता है। तो यही तो बात मैंने लिखी है कि इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में क्या होता है, घर्षण होता है, तथा आंतरिक वह क्या लगता है, बाह्य बल भी लगता है। यानी स्वरों का उच्चारण आसानी से हो जाता है, ए आ ई उ, है ना। लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करो, क, च, ट, प, त, हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि तथा आंतरिक वह क्या लगता है, बाह्य बल लगता है। क्लियर है मेरी बात? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझने की कोशिश करना कि इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बताओ किया जाता है कि नहीं किया जाता? मैंने कहा ये जो क है इसका का उच्चारण करो, तो आपको कहना सर क के साथ में आ को मिलाना पड़ेगा, स्वर को लेकर के आना पड़ेगा, है ना। तो इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में घर्षण भी होता है। जैसे क, देखो जीभ तालू से जाकर के टकरा गई, ख तालू से टकरा रही है ना, त यहाँ पे देखो दांतों से जाकर के टकरा रही है। तो इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में घर्षण होता है तथा आंतरिक व बाह्य बल लगता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अच्छे से आगे देखो, ये प्राधीन वर्ण कहलाते हैं। प्राधीन का मतलब क्या होता है? दूसरे पर अधीन, है ना। तो आपको कहना है सर दूसरे पर अधीन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राधीन। ये किस पर अधीन है, यानी ये जो वर्ण है किसके अधीन हो जाएंगे? आपको कहना है सर ये जो व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों की सहायता ले रहे हैं। किसकी सहायता ले रहे हैं? स्वरों की सहायता। और स्वरों की जब सहायता लेते हैं तो उसके अधीन हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्राधीन वर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल प्राधीन वर्ण कहलाएंगे। और आगे लिखा है कि व्यंजनों को संस्कृत के अंदर क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है, और स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे है आपको अच्छे से बात, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम क्या करते हैं व्यंजनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए लीजिएगा भाई। चल अब हम बात करेंगे कि ये व्यंजन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि आपने व्यंजन कह दिया, ऐसे कह लिख करके कह दिया ये व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है। यदि आपने की लगा करके कह दिया कि सर ये व्यंजन है, अरे व्यंजन नहीं है, वर्ण कह सकते हैं। इसके अंदर स्वर भी मिला हुआ है, इसके अंदर स्वर भी मिला हुआ है। इसमें से स्वर निकालने के लिए क्या किया जाता है, हलंत लगाया जाता है। अब ये शुद्ध क्या बच चुका है, व्यंजन बच चुका है, शुद्ध व्यंजन है ये। जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है इसका मतलब शुद्ध क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। यदि इसके नीचे से हलंत हटा दिया तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ए छुपा बैठा है, वो भी एक अलग प्रकार का वर्ण है। व्यंजन भी एक अलग प्रकार का वर्ण होता है। इसका मतलब स्वर और व्यंजन दोनों हैं यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? इसलिए मैंने यहाँ पे सब पे क्या लगाया है, हलंत लगाया है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपने समझ लिया कि व्यंजन इनको व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं। तो लिखना है व्यंजनों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं।
आप कहेंगे सर 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं ना। एक बार लिखना है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, तो आपको कहना है सर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे व्यंजनों के भेद लिखने की यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। चलो भाई, एक तो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से भाई? स्पर्श व्यंजन। और एक कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन। कौन से? वर्गीय, यानी स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और एक भेद होता है अंतःस्थ व्यंजन। कौन से भाई? अंतःस्थ व्यंजन। और एक कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। आपसे पूछा जाए व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, तो आपको कहना सर व्यंजनों के भेद 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी जिसको हम अपन क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन और एक कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्मीय व्यंजन, है ना। तो ये 3 भेद मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहेंगे सर रियल में पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको मेहनत जो है अच्छे से आपको करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है ना। तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि पुरानी हवेली के बंद पड़े कमरे में लगी तस्वीर के पीछे लगे जाले में बैठी छिपकली के पूंछ पे बैठे मच्छर की कसम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो मच्छर की कसम है आपको, मच्छर की कसम दी है आपको कि पुरानी हवेली के बंद पड़े कमरे में लगी तस्वीर के पीछे लगे जाले में बैठी छिपकली के पूंछ पे बैठे मच्छर की कसम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आपकी सर हमने बात मान ली है, उस मच्छर की कसम है, हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में ये क्या है कि बीच बीच में इस प्रकार से आप जो है थोड़ा मोटिवेट भी हो जाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी आप कर लेते हैं, तो पढ़ने का आपका ज़्यादा मन करने लग जाता है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं? स्पर्श व्यंजनों को और वर्गीय व्यंजनों को हम क्या है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। पूछा जाता है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है और वर्गीय व्यंजन होते कौन से हैं। तो ध्यान देना, आपको कहना सर वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक हमारे क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूं कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक होता है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। यानी कैसे लेकर के मैं तक मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं भाई? व्यंजन लिख दिए हैं। कैसे लेकर के मैं तक ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे? वर्गीय व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, या फिर स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, या फिर वर्गीय व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको कहना सर संख्या अगर पूछी जाए तो कैसे लेकर के मैं तक जब हम काउंट करते हैं तो संख्या कितनी निकल के आती है? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 संख्या होती है। अब ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी वर्णमाला में हमारे पास वर्ग कितने होते हैं। वर्ग हमारे पास 5 है। हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने हैं? 5। आपको कहना है सर ये क्या हो जाएगा? क वर्ग। कौन सा? क वर्ग। ये रहा क वर्ग। तो मैंने कहा क वर्ग में कितने सदस्य है? आपको कहना सर क वर्ग में 5 सदस्य है। 1 2 3 4 और 5। क्लियर कर देता हूं, ये जो बिंदी क का जो 5वां होता है उसके आपको बिंदी कहां पे लगानी है? इस प्रकार से, यानी साइड में लगानी है। और इसका उच्चारण अड़े घर खाली नहीं करना है, अंग करना है, या फिर आपको गे इसका उच्चारण करना है ना। तो आपको कहना सर अड़े घर खाली नहीं है और बिंदी भी कहां पे लगी होनी चाहिए? साइड में लगी हुई होनी चाहिए, नीचे यहां पे नहीं लगी हुई होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात?
तो ये हो गया क वर्ग, क वर्ग का पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा, चौथा, और ये क्या होता है, क वर्ग का पांचवा सदस्य होता है। आपको कहना सर इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, च वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, ट वर्ग, ये क्या हो जाएगा, त वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, प वर्ग। तो आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं, 5, क, च, ट, त और प। वर्ग कौन सा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मैंने आपसे पूछा कि प वर्ग का तीसरा क्या होता है, तो आपको कहना सर ये रहा प वर्ग, और इसका तीसरा 1 2 3, प वर्ग का ये तीसरा ब होता है। कोई आपसे पूछे कि च वर्ग का चौथा क्या होता है, तो आपको कहना सर ये रहा च वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये च वर्ग का चौथा हो गया। यानी हमारे पास वर्ग कितने हैं, 5, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये वर्गीय व्यंजन है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कैसे लेकर के मैं तक हमारे क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखना हमारा कोई भी वर्ग होता है, जैसे 10 फीट इधर से, 10 फीट इधर से, 10 फीट इधर से, 10 फीट इधर से, यानी चारों तरफ से 10-10 फीट का होता है, तो वो क्या बन गया, वर्ग बन चुका है कि नहीं बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। तो आप कहेंगे सर इधर से देखो 5 व्यंजन आ जाते हैं, इधर से भी 5 व्यंजन, इधर से भी 5 व्यंजन और इधर से भी 5 व्यंजन, यानी ये सारे के सारे एक वर्ग के अंदर बंद है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ऐसे याद कर लो, क्लियर है मेरी बात। तो आपको ध्यान रखना स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन या फिर क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात, पहले तो मैंने आपको बता दी, इसका उच्चारण आपको अंग्य करना है और बिंदी कहाँ पे होनी चाहिए, साइड में लगी हुई होनी चाहिए, क्लियर। और आपको बता देता हूं, जब भी आप ख लिखते हैं तो ख इस प्रकार से आपको कभी नहीं लिखना है, ध्यान देना। आपको कहना सर ख लिखते वक्त इस प्रकार से हमें क्या करना है, मिलाना है ना। ख को क्या करना है, ये जो रह होता है इसको क्या कर देना, वह के अंदर आपको मिला देना है ना। यदि आपने ऐसे लिख दिया ख, तो ये बन गया रव, ये क्या बन चुका है, रव बन चुका है। यदि आपको ख बनाना है, लिखना है, तो इस प्रकार से हमेशा क्या करना है, मिलान करना है, क्लियर है मेरी बात। और कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं हम, और हम करते हैं झ के अंदर, यानी हम क्या करते हैं, झ को इस प्रकार से भी देखते हैं। आपको कहना सर ये मानक नहीं है, झ का रूप कौन सा मानक है, ये वाला, तो झ ऐसे ही हमें लिखना है हमेशा, क्लियर है मेरी बात। ट ठ ड ढ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, त थ द ध। हाँ, ध के अंदर ध्यान देना, अपन क्या करते हैं, ध को ऐसा लिखते हैं, ध वाला ना, तो ये वाला नहीं है भाई, ध कौन सा है, उसके अंदर गुंडी होनी चाहिए, इस प्रकार से ध हमेशा लिखना है, क्लियर है मेरी बात। आप कहेंगे सर इस प्रकार से तो हम गलतियां करते हैं, भय को भी इस प्रकार से लिख देते हैं, ये जो भय होता है इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आज के बाद आपको नहीं लिखना है, भय को हमेशा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे जितने भी मैंने रूप लिखे हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर है मेरी बात। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से दोहरान करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, और इन वर्णों का उच्चारण यानी व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, बिना स्वरों के इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। इनके उच्चारण में हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उसमें घर्षण होता है, तथा थोड़ा सा क्या लगता है, बल लगता है, आंतरिक व बाह्य बल लगता है, और ये प्राधीन वर्ण कहलाते हैं। स्वरों की सहायता लेने के कारण ये क्या कहलाते हैं, प्राधीन वर्ण कहलाते हैं, क्लियर है मेरी बात। आपसे पूछे कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, 3। स्पर्श व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हमने सिर्फ और सिर्फ पहला भेद ही अभी तक पढ़ा है, स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। संख्या कितनी है इनकी, 25, क्लियर। अब मैं आपको स्पेशल एक बात ये बता रहा हूं, यानी कैसे लेकर के अंग्य तक, कैसे लेकर के अंग्य तक, ये जो 5 व्यंजन है इनका स्पेशली नाम दिया गया है, इनको कहते हैं कोमल तालव्य। क्या कहते हैं भाई, कोमल तालव्य। तो ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि कोमल तालव्य वर्ण कौन सा है, तो इनमें से एक आपको कोई मिल जाएगा, तो आपको कहना सर कोमल तालव्य व्यंजन कौन सा वर्ण, व्यंजन या फिर वर्ण कौन सा हो जाएगा, कैसे लेकर के अंग्य तक। आप कहेंगे सर कै के बारे में पूछ लिया जाए कि कै जो है स्पर्श है या फिर कोमल तालव्य है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए, ऑप्शन के अंदर ऐसा आ गया कि कै कौन सा व्यंजन है, कोमल तालव्य है या फिर स्पर्श है, तो आपको कहना है सर पहले जो आपने स्पेशली जो नाम लिखवाया ना, इसको क्या देनी है, प्राथमिकता देनी। पहले हमें कहना है कोमल तालव्य। अगर कोमल तालव्य ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, स्पर्श तो है, कोई मना ही नहीं करेगा, क्लियर है मेरी बात। यदि ख के बारे में पूछे कि कोमल तालव्य है या फिर स्पर्श व्यंजन है, तो आपको कहना है सर पहले हमें कहना है कोमल तालव्य है। अगर कोमल तालव्य ऑप्शन में नहीं है तो स्पर्श तो है, कोई मना ही नहीं करेगा, है ना। तो इन 5 के स्पेशली नाम है, इनको क्या कहा गया है, कोमल तालव्य कहा गया। एक बात और ध्यान रखना, जय से लेकर के ये झ तक,
च से लेकर के ये झ तक ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श। स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, च से लेकर के झ तक। कोई आपसे पूछे कि 6 व्यंजन कौन सा है, स्पर्श संघर्षी भी ऑप्शन में है और स्पर्श भी ऑप्शन में है, तो आपको कहना सर पहले प्राथमिकता क्या देनी है? स्पर्श संघर्षी, ये वाली बात कहनी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो स्पर्श तो है, कोई मना ही नहीं कर रहा, वर्गीय व्यंजन है, कोई मना ही नहीं कर रहा। बताओ बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों बता देता हूँ कि जो मज़ा होता है ऑफलाइन पढ़ाने के अंदर, ऑफलाइन में समझने और समझाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो ऑफलाइन वाली तो बातें कुछ अलग होती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन ऑनलाइन लाइव लेकर के आएंगे क्लासें। 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट होने के बाद में अपन लाइव क्लासें लेकर के आ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लाइव पढ़ाते हैं तो वो एक ऑफलाइन जैसा ही होता है ना। करेंगे कोशिश, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बार बार कहता हूँ मैं आपको, अब कहने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे ये जो वर्गीकरण है ये कंप्लीट हो चुका है। स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन संख्या 25 होती है, इनके बारे में इतना ही पूछा जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो आगे हम लिखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन भाई? अंतःस्थ व्यंजन। लिखिएगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन आपसे पूछा जाए अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आपको कितनी बतानी है? 4 बतानी है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है भाई? 4। अरे पूछे अंतःस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो आपको कहना है सर एक तो अंतःस्थ व्यंजन होता है य, एक होता है र, एक होता है ल और एक क्या होता है व। ये चारों क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल और व। अंतःस्थ क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु अंदर रह जाती है ना, नाभि से इनका उच्चारण होता है ना। वायु कहाँ से निकलती है? नाभि से, और अंदर ही दब करके रह जाती है, य, र, ल और व, है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो बता देना। आपको पता है य, र, ल, व, इन चारों को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी बतानी है? 4। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछा जाए, और आपसे पूछा क्या जाए मैं आपको बता ही देता हूं, य और व, य और व, इन दोनों का ध्यान रख लेना भाई। थोड़ा सा इनका क्या दिया गया है, स्पेशली नाम दिया गया है, इन दोनों को कहा गया है अर्धस्वर। क्या कहा गया है? अर्धस्वर। इंपॉर्टेंट बात है ये। आप कहेंगे सर अर्धस्वर का मतलब हो गया आधा स्वर, लेकिन ये तो व्यंजन है, ये तो क्या है? व्यंजन है, लेकिन इनको आधा स्वर अर्धस्वर क्यों कहा गया है? तो ध्यान देना, क्योंकि य और व का जब उच्चारण आप करते हैं तो इनका उच्चारण स्वरों की भांति होता है। आप कहेंगे सर स्वरों की भांति कैसे उच्चारण होता है? तो देखो, जैसे आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, च, प, ट, त, जितने भी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख्य अंग टकराते हैं, लेकिन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख्य अंग नहीं टकराते। लेकिन 2 ऐसे व्यंजन हैं उनका भी उच्चारण लगभग स्वरों की भांति होता है, य और व। देखो हमारे मुख्य अंग थोड़े से टकराते हैं और इनका उच्चारण स्वरों की भांति होने के कारण क्या मान लिया जाता है? आधा स्वर मान लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो आपको कहना सर ये और वह को क्या माना जाता है? अर्ध स्वर, यानी आधा स्वर भी माना जाता है। क्लियर है मेरी बात? उच्चारण स्वरों की तरह, य व, कहीं पे भी कोई टकराहट नहीं और इनका उच्चारण हो गया स्वरों की भांति होने के कारण अर्ध स्वर कहलाए। और ध्यान देना, क्या कहा जाता है? संघर्षहीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संघर्षहीन भी कहा जाता है इनको। क्लियर है मेरी बात? तो ये दूसरा भेद जो है अंतःस्थ व्यंजनों का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा भेद लिखिएगा ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन आपसे पूछा था ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल संख्या 4 है।
और कौन कौन से हैं भाई बता दो। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। एक होता है स, एक होता है स, एक होता है से और एक होता है। यानी इन चारों को क्या कहा जाता है? ऊष्म या फिर क्या कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। सर ऊष्म का मतलब तो गर्म होना होता है, बिल्कुल गर्म होना होता है। इनका जब उच्चारण करेंगे, पहली बात इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए? स, श, से और है। से है, ऐसे नहीं बोलना है आपको, है ना। इसका उच्चारण जीभ तालू पे रहनी चाहिए। स, आगे हम बात करेंगे, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, दंत्य सकार है ना, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो स, श, से, नीचे वाले दांतों पे से और है, ऐसे इनका उच्चारण होना चाहिए। आप कहेंगे सर उच्चारण हमें भी सिखा दो। कोई बात नहीं, अपने आप करने लग जाओगे जब आपको पता चलेगा कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालू से, इसका उच्चारण मूर्धा से, इसका उच्चारण दांतों से होता है, तब आप क्या करोगे? इसका उच्चारण भी करना सीख जाओगे। आप कहेंगे सर अभी हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है कि ऊष्मीय व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है, स, श, से और है। क्लियर है मेरी बात? ओके, ध्यान देना, ये जो चारों हैं इनको क्या कहा जाता है? इनका थोड़ा सा स्पेशली नाम आप याद रखना, इनको कहा जाता है संघर्षी। क्या कहा जाता है? संघर्षी। हाँ, यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाला मामला है ना। च से लेकर के झ तक उन चारों को क्या कह रहे थे? स्पर्श संघर्षी कह रहे थे, स्पर्श संघर्षी। ये क्या कहलाएंगे? संघर्षहीन कहलाएंगे, बिल्कुल संघर्ष नहीं हो रहा। और ये क्या कहलाएंगे? संघर्षी, बिल्कुल संघर्ष करना पड़ रहा है। देखो स, श, है, हमें क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? संघर्षी कहलाएंगे। देखिए, जहाँ पे संघर्ष होता है वहाँ पे क्या होता है? वायु गर्म हो जाती है। जहाँ पे संघर्ष होता है वहाँ पे क्या? वायु गर्म हो जाती है। आप कहेंगे सर कैसे? जब स, श और से और है का जब उच्चारण करते हैं, जीभ और तालू के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है, एक तेज रगड़ाहट होती है, और जहाँ पे रगड़ाहट तेज होती है वहाँ पे वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको कहना सर इनके उच्चारण में वायु थोड़ी सी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और गर्म को क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, श, से, है। देखो कैसे उच्चारण कर रहा हूं मैं, वायु को क्या होना पड़ रहा है? थोड़ा सा गर्म होना पड़ रहा है, ऊष्म होना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ऊष्मीय व्यंजन। और मुझे क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है ना, इनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ रहा है ना, तो आपको कहना है सर ये क्या हो जाएंगे? संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे, संघर्षी वर्ण हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातें हम करते हैं। चलो लिख सकते हो भाई, साथ साथ में आलसी मत बना करो, साथ साथ में लिख लिया करो ना। चलो भाई, अब हमारी जो बातें हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर ने तो हमें बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, अगर आपसे कोई संख्या पूछे, सर ने तो हमें नहीं बताया था संख्या, अरे संख्या मैंने आपको बता दी है। आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या, ध्यान देना, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, तो आपको कहना है सर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या या फिर मूल वर्णों की संख्या, मैंने यहाँ पे क्या कह दिया? मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितनी? आप कहेंगे सर ने हमें पहले बताया था कि 11 तो स्वर होते हैं, बिल्कुल वो वर्ण ही तो होते हैं, 11 स्वर होते हैं, वो वर्ण हो गए वो, और इसके बाद में 25 व्यंजन अलग पढ़ाए थे, 4 व्यंजन अलग बताए थे और 4 व्यंजन अलग बताए थे कि नहीं बताए थे? यानी 25, 4 और 4 ये कितने हो चुके हैं? आपको कहना सर ये कितने हो चुके हैं? 33 हो चुके हैं। 33 तो हमारे व्यंजन और 11 हमारे क्या हो चुके हैं? स्वर हो चुके हैं। जब आप इनको काउंट करोगे तो आपको कहना सर संख्या कितनी हो जाती है? 44 हो जाती है। आपको कहना सर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आपको कहना सर 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन। मैंने कहा 33 कौन से? 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। जब इनको जोड़ा तो संख्या कितनी? 33 है। 33 हमारे व्यंजन है और 11 हमारे स्वर है। जब इनको जोड़ते हैं दोनों ही वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 44। क्लियर है मेरी बात? आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। कुल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई? 44। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या, क्या पूछा जाए?
कुल वर्णों की संख्या। तो आपको कहना है सर थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मूल के अंदर आपको क्या कहना है 44, और आपसे पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको कहना है सर 44 के साथ में कुछ और भी ऐड करना है क्या? बिल्कुल, आपको ऐड करना है डे को, अड़े को, और आपको ऐड करना है ढे को, और आपको ऐड करना है कक्षा, त्र और ज और स्र, और इसके अंदर आ जाएगा अंग, और क्या आ जाएगा, अह आ जाएगा। जिसको भूल गए हैं, है ना, जो आपके दिमाग के अंदर तो आ रहा है अंग और अह कहाँ पे चले गए ना। तो ध्यान रखना 44 प्लस इनकी संख्या है 8। 44 में 8 जब जोड़ते हैं तो आपको कहना है सर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। सर हमने 56, 58, 47, 42 कुछ भी आपने सुन रखा होगा। आपको कहना है सर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या हमें कितनी बतानी है? 44 बतानी है। मूल वर्णों की संख्या कितनी बतानी है? 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपको कहना है सर 44 तो मूल हो गए, 11 और 33 क्या हो गए? मूल हो गए। और इसके साथ में डे और ढ इनको काउंट कहीं नहीं किया है। वो जब आपने देखा था स्पर्शी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ डे और ढे थे, जिनके नीचे बिंदी नहीं थी। इनके नीचे मैंने क्या लगाई? ये बिंदी, इनको काउंट करो। सर आपने मूल वर्णों में काउंट क्यों नहीं किया? इसका भी मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। सर इन सबको आपने मूल वर्णों में काउंट क्यों नहीं किया, अन्य में क्यों कर दिया, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप तो संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 ही होते हैं क्या? ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कुल वर्णों की संख्या कितनी बतानी है? 52 ही बतानी है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये समझ में आ चुका है व्यंजन। आप कहेंगे सर व्यंजन कंप्लीट हो गए क्या? बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए हैं, असली खेल अभी स्टार्ट हुआ है। हेडिंग डालिएगा व्यंजनों की बनावट। मुख्य भेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये मना नहीं कर रहा। व्यंजनों के मुख्य भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन। आपको कहना सर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? हेडिंग डालना है व्यंजनों की बनावट। क्या लिखना है भाई? व्यंजनों की बनावट। चलो व्यंजनों की बनावट। व्यंजनों की बनावट। अब व्यंजनों की बनावट, सर व्यंजनों की बनावट में हम क्या देखने वाले हैं? व्यंजनों की बनावट के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि व्यंजन किस प्रकार से बने हुए हैं, व्यंजनों को कैसे लिखना चाहिए। हम अक्सर गलतियां करते हैं लिखने के अंदर, बहुत सारी गलतियां करते हैं ना। कभी किस प्रकार से हमें आधा लिखना है, कैसे मात्रा लगानी है, किस प्रकार से हमें, इस प्रकार की जो अशुद्धियां करते हैं, जो हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों की बनावट के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर हमसे तो बहुत सारी ये गलतियां होती हैं, लिखने वाली गलतियां तो हमसे बहुत सारी होती हैं, है ना। किस प्रकार से इसको आधा लिखना चाहिए, नीचे लिखें या ऊपर लिखें, रे कौन सा रे पूरा होता है, कौन सा आधा होता है ना। ये सब जानकारी कहाँ पे मिलने वाली है सर? ये सब जानकारी आपको कहाँ पे मिलने वाली है? व्यंजनों की बनावट के अंदर मिलने वाली है। आप कहेंगे सर जल्दी बताओ ना, फिर व्यंजनों की बनावट जल्दी बताओ। ये बनावट आपको जानने के लिए करना पड़ेगा 1 दिन का वेट, नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।